क्लियर मैं ये कर रहा हूं कि जो भी हम कुंडली देखेंगे लाल किताब में पढ़ते समय, तो हम लगन कुंडली नहीं देखेंगे, हम लोग कस्प कुंडली देखेंगे जिसको केपी कुंडली बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन उसका ये है कि लाल किताब जो है ना, वो हाउस बेस्ड विद्या है। हाउस से ही इसकी प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है। और केपी कुंडली ऐसी कुंडली होती है, कस्प कुंडली में ही हाउस, कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठा है ना, वो एक्यूरेसी है ना, वो केपी कुंडली में ही आती है। अगर हमको राशि देखना है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, उस कंडीशन में हम लगन कुंडली को देखेंगे। लेकिन कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठा है, ये देखने के लिए हम हमेशा कस्प कुंडली देखेंगे, केपी कुंडली देखेंगे। सर लेकिन अकॉर्डिंग टू लाल किताब बुक उसमें क्या लिखा है? इसमें लाल किताब बुक में। लाल किताब बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। लाल किताब के जो रचयिता है उन्होंने हमेशा एक बात बोली है शुरू से ही, कि जब भी हम ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में प्रिडिक्शन करें, तो उन प्लैनेट को एक खाना पीछे एक खाना आगे रख कर पहले हमको सिम्टम्स मिलाने चाहिए, तब हम उस प्लैनेट की एक्यूरेट पोजीशन को समझ पाएंगे। ये उन्होंने तब लिखा था जब कृष्ण मूर्ति पद्धति नहीं आई थी। ये तब लिखा गया था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास में वो चीज हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है, वो एक्यूरेट हम पता लगा सकते हैं, तो हम केपी कुंडली को ही फॉलो करेंगे। और वैसे मैंने अपनी कुंडली देखी थी, हम्म। वो केपी के हिसाब से मैच कर रही है, क्योंकि केपी के लगन ही, कुंडली में। सुनिए मैं बताता हूँ विक्रम जी। मैं जितनी भी कंसल्टेशन करता हूँ लाल किताब से, केपी कुंडली से ही देख के मैं करता हूँ, और 100% प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जाती है। क्योंकि उसका एक लॉजिक है ना, लॉजिक को समझिए आप। लाल किताब जो है ना, लाल किताब ये तो कहती नहीं है कि राशियों को पकड़ो कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है। लाल किताब कहती है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा है। यहां पर हाउस बेस पूरी विद्या है। तो हाउस की जो एक्यूरेसी है ना, वो कस्प कुंडली में ही आएगी। जैसा कि मैं देख रहा था, मार्स मेरे 10th हाउस में है लगन में, लेकिन हम्म। वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब मार्स मेरा 9th हाउस में आ गया शनि के साथ। नहीं तो तो अगर फिर रिजल्ट का मार्स क्या? अगर मार्स आपका यहाँ पर 9th हाउस में है, तो आप देखेंगे कि आपके जो पूर्वज बाप दादा वगैरह हैं, उनकी एक औहदा होगा, एक अच्छी पोजीशन रही होगी उनकी। उनका समाज में नाम होगा। जिस भी समाज में वो रहते होंगे ना, उनकी एक मतलब एक इमेज होगी एक वहां पर। लेकिन शनि के साथ तो खराब हो गया ना वो। नहीं नहीं, शनि के साथ में मार्स खराब नहीं होता है। शनि के साथ में जब भी मार्स और शनि की युति होती है, तो उच्च राहु का निर्माण होता है। राहु मेरा खराब 12वें घर में। फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है? 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। फिफ्थ हाउस में नहीं है ना कोई प्लैनेट। और नहीं फर्स्ट नहीं हाउस में नहीं, मून है। हाँ। इस कंडीशन में क्या हुआ, आपका सैटर्न खराब हो गया। क्योंकि राहु जब भी 12वें भाव में होता है ना, तो शनि खराब हो जाता है। तो राहु 12वां होने से शनि खराब हो गया। और खराब शनि 9th हाउस में बैठा है। जब भी खराब होके, पापी होके, खराब होके, वैसे शनि की 9th हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, लेकिन यहाँ राइट पर राइट। शनि खराब हो गया। तो ठीक। यहाँ पर जो सैटर्न अच्छे रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है? थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये पूरी तरीके से निर्भर हो गया राहु के ऊपर। यहाँ पर शनि, अ, थोड़े से शनि को दाग लग गया इसमें, राहु के 12th हाउस में जाने राइट। से। ठीक है, तब देखेंगे, मजा आएगा आगे पढ़ते पढ़ते। सर आपने मूड खराब कर दिया इनका। क्या हुआ? इनका मूड खराब कर दिया। नहीं ऐसा मैम, बोल नहीं वो मैंने कोई मूड खराब नहीं भाई। मैंने एक चीज और बोली थी कि जो भी अ, अकेले अकेले की प्रोडिक्शन सेकंड हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में अधिकतर जो है ना, प्लैनेट्स की अकेले अकेले प्रोडिक्शन करनी चाहिए, है ना। तो अभी कुंडली पे और भी रूल्स लगेंगे। कोई जरूरी नहीं है 9th हाउस में बैठकर मंगल शनि खराब रिजल्ट दे रहे हो।
ठीक है, सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है? सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। कोई प्लेनेट नहीं है, ओके। सर ठीक है। इलाज भी आप दे दीजिएगा। मेरा हाँ, सिक्स हाउस में जुपिटर और केतु है। 6 हाउस में जुपिटर और केतु, ओके। ठीक है, केतु गुरु शरण में है, तो केतु तो खराब रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। और 6 हाउस का जो जुपिटर होता है ना, वो ये प्रॉमिस करता है कुंडली वाले को कि भाई तुम काम करो ना करो, तुमको खाने को जरूर मिलेगा, भूखो अच्छा, नहीं वो तो बात मरोगे। कभी कोई रोटी रिग्रेट्स नहीं है तुमको लाइफ जरूर में। मिलेगी। लेकिन ये भी है 6 हाउस के जुपिटर को कि वो इंसान लोगों को भंडारे लगवाने का मतलब मालिक होगा। इतना पैसा होगा उसके पास में कि वो लोगों को भरपूर पेट भोजन करवा सके, बड़े बड़े लंगर लगवा सके। वो जिंदगी में कुछ भी ना करे, लेकिन उसका रोटी है ना, वो कभी बंद नहीं हो विक्रम जी और क्या चाहिए आपको? सर तभी सेहत दूसरों बहुत को अच्छी आप खिला रहे हो, वही ना। है। खुद भी कुछ खा रहे हैं। खा खा के मोटे हो जा रहे हैं। आ, और सर जो चार्ट आपने लगाया था उसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट हाउस में मंगल, बुध, सूर्य और राहु था, राहु, हाँ। है ना? अब यहां पर क्या हुआ कि सूर्य और राहु एक साथ आने से जुपिटर खराब हो गया। जुपिटर कहां बैठा हुआ है? 8th हाउस में। ठीक है, एक तो ये चीज हुआ गड़बड़। दूसरा क्या हुआ, मंगल और बुध एक साथ जब भी आते हैं तो ऐसा इंसान बड़ा निगेटिव सोच का हो जाता है, उसको इतनी जल्दी गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है कि उसके ब्लड में करंट लगता है। जब भी उसको कोई चीज पसंद नहीं आती है ना, तो एकदम से गुस्सा, उसको झंझलाहट बढ़ती है और वो गुस्से में सब कुछ उलट पुलट कर देता है, जब भी मंगल और बुध की युति होती है। लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी हो रही है कि चंद्रमा 3rd हाउस में है। तो चंद्रमा 3rd हाउस में है तो मंगल को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है कि गुस्से पे कंट्रोल वो इंसान कर सकता है। राकेश जी, आपने कुंडी डाली, आप भी गायब हो पिक्चर से। सर क्लाइंट आए हुए हैं इसीलिए। ओके। हाय हाय, साथ साथ में देखो क्लाइंट भी भुगता रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्या बात है, मल्टीटास्किंग। ठीक सर है। ये लग्न कुंडली, निर्णय भाव कुंडली और केपी कुंडली, ये तीनों चीजें क्या है सर? नहीं, लगन कुंडली और नारायण भाव कुंडली यही कस्प कुंडली है। दो ही कुंडली होती हैं, होती तो बहुत अच्छा सारी है, लेकिन हम यहाँ पर ये कस्प कुंडली जिसमें नारायण भाव कुंडली लिखा हुआ है ना, वही देखेंगे अब। अच्छा, दो ही चीज लगती है इसके अंदर लाल किताब में? हम सिर्फ एक ही कुंडली देखेंगे, केपी कुंडली, जिसमें नारायण भाव कुंडली लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। लगन क्या फुल कुंडली फॉर्म है नहीं सर? देखेंगे। केपी, केपी का क्या फुल फॉर्म है? कृष्ण मूर्ति, कृष्ण कृष्ण मूर्ति मूर्ति। पद्धति। कृष्ण मूर्ति पत्ती, ठीक है सर। ठीक और है। मुझे लगा काल और पुरुष। इसी के हिसाब से हम वर्ष फल की कुंडली बनाएंगे, केपी कुंडली के ही हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और था सर, हम्म। कि जैसे एक इंडिविजुअल का हम चार्ट देख रहे हैं और हम्म। उसमें उसके पेरेंट्स का या उसके सिबलिंग का देखते हैं, जैसे हम्म। माँ का उसका देखा, हम्म। तो माँ के, एक इंडिविजुअल का देखने से माँ का भाव ये बताया है कि वो पीड़ित रहेगी, शारीरिक परेशानी रहेगी। हम्म। तो अगर ये उसके सपोज दो बच्चे हैं तो दूसरे के अंदर भी ये सेम सिम्टम्स माँ के लिए दिखाएंगे या दूसरे की कुंडली बदल जाएगी? देखिए, परिवार में किसी भी देखो, किसी भी आदमी का जो जन्म होता है ना, वो कितनी बार होता है। पहले तो जब उसका खुद जन्म होता है, वो एक उसकी कुंडली बनती है। फिर जी उसकी जब शादी होती है तब उसकी कुंडली बनती है। उसके जी बाद में जब पहला बच्चा होता है तब उसकी जिंदगी बदलती है। फिर जी। लास्ट में जब बच्चा होता है ना, सबसे छोटा वाला, हम्म। उसी के अनुसार ही उसकी जिंदगी चलती है। तो अगर सबसे छोटे बेटे की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो रहा है या 4th हाउस खराब हो रहा है, तो माँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो मतलब जो बाकी बच्चे हैं उनकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर देखो, अगर चंद्रमा अगर पहले बच्चे की कुंडली में खराब है, तो जी। कहीं ना कहीं 100% दूसरे बच्चे की कुंडली में भी खराब होगा। अच्छा, ऐसा होना ही। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, इंटरलिंक्ड है मतलब? हाँ बिल्कुल, डेस्टिनी इसी को तो बोलते हैं, डेस्टिनी इंटरलिंक होना। अगर अच्छा। आप देखोगे कि किसी के परिवार में अगर जुपिटर निगेटिव है, तो आप देखोगे
कि लगातार कई सदस्यों के परिवार में जो मतलब उसी परिवार में कई सदस्यों के जुपिटर नेगेटिव मिलेगा। तो एक ही विचार के हो जाते हैं कि लोग सर, फिर अगर एक एक जैसे नहीं नहीं सब घरों विचार, नहीं कहने, विचार में विचार होना और किसी चीज की सिचुएशन बनना वो अलग अलग चीजें हैं। कौन सा व्यक्ति किस विचार का है ना, ये लगन डिसाइड करेगा, वो सूर्य डिसाइड करेगा। तो कॉमन क्या चीज आ जाती है सर पूरे परिवार में? फिर क्या चीज, उनकी सोच कॉमन आ जाती है, उनकी बीमारियां कॉमन आ जाती हैं, कॉमन आ जाती है प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंस कॉमन आ जाता है? प्रॉस्पेरिटी कॉमन आ अच्छा, जाता है, रुपया पैसा, घर की सुख शांति। कॉमन आ जाता है कि पत्नी का सुख। किसी किसी परिवार में आप देखोगे कि पार्टनर का सुख ना बाप को है, ना बेटे को है, और ना भाई को है, किसी को है ही नहीं। सब अपने अपने अलग अलग राग अलाप अलाप रहे हैं। किसी भी फैमिली में आप उठा के देखिए तो उनका वीनस गड़बड़ होता है पूरे परिवार का। तो सर अगर हम ये बात थोड़ा सा और एनालाइज करें उसको, तो रावण का परिवार जो था सर, हम्म उसके अंदर जो उसका भाई था विभीषण, हम्म उसका वो अलग ही कैटेगरी का था और बाकी सब भाई एक जैसे थे, तो वो फिर भाई वाला मतलब इसमें मैच नहीं हो रही है सारी चीजें। नहीं तो वो सिम्टम्स मैंने वही तो मैंने आपको बताया, वो सिम्टम्स सूर्य डिसाइड करेगा और लगन डिसाइड करेगा। लगन के ऊपर किस तरीके के प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, या सूर्य पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिपेंड ये करेगा ना। और विभीषण जैसे, अगर हम विभीषण की बात करते हैं जी तो विभीषण जो है ना, रावण के हिसाब से तो वो ठीक नहीं था। अगर रावण के जी चार्ट में अगर हम देखेंगे तो उसका मंगल जो है ना वो नेगेटिव आएगा, जी है ना। लेकिन विभीषण की जो अपनी सोच थी, अपनी स्पिरिचुअलिटी थी, अपना जो चार्ट था वो उसके अपने चार्ट के हिसाब से था। तो ये चीज जो डिसाइड करेगा ना, वो डिसाइड करेगा लगन और डिसाइड करेगा सूर्य। क्योंकि अच्छा सूर्य जो है ना स्पिरिचुअलिटी का कारक है। अच्छा। आप कितने स्पिरिचुअल रहेंगे, आपकी आत्मा कितनी प्योर रहेगी, ये सूर्य बताएगा आपका। सूर्य रा- जितना पावरफुल ये होगा, तो जितना अच्छा होगा सूर्य, उतना ही आपकी आत्मा प्योर होगी और उतने ही आप स्पिरिचुअली अलाइन होंगे। तो केतु का भी आप रिलेशन बता रहे थे ना सर स्पिरिचुअलिटी के लिए, साथ केतु, केतु राहु या केतु केतु में का से है, कोई? केतु का है। केतु जो है ना वो एक तरीके का भाव है, वो अच्छा इंटेंशन है केतु। कि आप जो है ना, जो भी आपके अंदर है, उस उसको जो है आप लोगों के सामने कैसे रखते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आपका भाव क्या है। अच्छा। लेकिन जी सर। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा जी सर। है ना। तो सूर्य पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो सूर्य से आप किसी भी व्यक्ति का सूर्य कुंडली में देख के उसके बारे में एनालाइज कर सकते हो कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। जी। और इनको सर अगर सूर्य किसी का वीक है या ऐसा नेगेटिव बैठा हुआ है, तो उसको फिर इम्प्रूव कराया जाता है या सिर्फ न्यूट्रल किया जाता है उन सब चीजों को? नहीं, उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य पीड़ित है, अगर ग्रहण लगा हुआ है उसको, जी। ठीक है, तो पहले तो हम चंद्र को। हाँ बिल्कुल, पहले तो हम सूर्य की चीजों का दान करेंगे। जी कोई प्लेनेट अगर हमारी कुंडली में खराब स्थिति में है तो सबसे पहले तो उसका दान किया जाएगा। और जो जी। प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है उसका उसका दान नहीं करना है। उसकी पावर को हमको, अगर जरूरत पड़ रही है तो बढ़ाना। उसकी पावर को बढ़ाएंगे, नहीं तो उसको संभाल के रखेंगे। नहीं, पावर बढ़ाने का मतलब है कि सर वो जैसे किसी के लाइफ में कुछ है नहीं और उसकी पावर बढ़ा दी जाती है, सूर्य की बढ़ा दी जाएगी, तो हम्म उसको क्या कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी? या सिर्फ ये जो जितने भी हमारे ये आप रेमेडीज बताते हैं हम्म लाल किताब वाले, वो सिर्फ न्यूट्रल करेंगे उन चीजों को कि अब आपके सामने ऑब्स्टिकल्स नहीं 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 आएंगे? नहीं, जो उसका इफेक्ट है ना सूर्य का, वो आपको जी। मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और इफेक्ट चाहे किसी वो भी नेगेटिव, प्लेनेट का, जिसकी नेगेटिव भी में बैठ रेमेडी कर रहे हैं। नेगेटिव में बैठा है फिर भी इफेक्ट शुरू हो जाएगा उसका, सूर्य का? क्या चीज, क्या निगेटिव? अगर गलत जगह बैठा हुआ है सूर्य और उसके बाद उसको न्यूट्रल कर दिया, तो वो अपना इफेक्ट दिखा के पॉजिटिव आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सिक्स हाउस। ठीक है, सिक्स हाउस में लिखा हुआ है
खाना नंबर 6, दुनियावी जड़, पाताल की दुनिया, रहम का खजाना, खुफिया मदद। दुनियावी जड़ का मतलब ये हुआ कि आदमी दुनियादारी में कैसा है, दुनियादारी चलाने की उसको अक्ल है कि नहीं है, लोगों से कैसे मिलता है, उसका क्या व्यवहार है, छोटों के सामने कैसे पेश आता है, बड़ों के सामने कैसे पेश आता है, जो उसका बॉस है उससे किस तरीके से मिलता है। तो कहने का मतलब दुनियादारी चलाना, ये 6 हाउस है। दुनियावी जड़, पाताल की दुनिया का मतलब ये हुआ कि गहरे प्लान बनाना, आप किसी टॉपिक पर कितना सोच पाते हो। दूसरा, रहम का खजाना का मतलब ये हुआ कि लोगों को माफ करना। आपके 6 हाउस आपके एम्प्लॉइज का है, आपसे आपके एम्प्लॉइज से कुछ भी अगर गलती हो रही है तो आप उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, क्या आप उनको माफ करने का गुण है आपके अंदर। दूसरा क्या है, खुफिया मदद। जब ये 3 चीजें आपके पास में होंगी, दुनियावी जड़, दुनिया को चलाने की अकल, पाताल की दुनिया मतलब गहरे प्लान बनाने की अकल, गहरे प्लान की आपका दिमाग उस तरीके से काम करे। दूसरा, रहम का खजाना, दूसरों को माफ करने की अकल। तब मिलेगी आपको खुफिया मदद। खुफिया मदद का मतलब ये हुआ कि ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर आप जो भी चीजें मांगेंगे वो आपको ईश्वर की तरफ से मिल जाएंगी। कब मिल जाएंगी, जब आपके अंदर ये सारे गुण होंगे। मैंने स्लाइड शेयर ही नहीं की, ठीक है। तो ये स्लाइड्स की बात कर लेते हैं। ये राशि यहाँ पर कन्या फाल करती है, बुध इसको रूल करते हैं। पक्का घर केतु का है, मालिक यहाँ के बुध और केतु दोनों माने जाते हैं। बुध मालिक है, केतु का ये पक्का घर है। किस्मत का ग्रह यहाँ पर राहु बनता है। उच्च के यहाँ पर बुध और राहु है, नीच के यहाँ पर शुक्र और केतु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 6 में लिखा हुआ है, पाताल खाली घर जब तक रहता, पाताल खाली घर जब तक रहता, नेक असर कुल देता हो। कहने का पाताल को बोला गया है 6 हाउस। कुंडली में अगर 6 हाउस खाली है तो आपको नेक असर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बीमारी का हाउस है। अगर यहां पर कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो प्लैनेट आपको बीमार करेगा ही करेगा। जब भी उस प्लैनेट की दशा आएगी, जब भी उस प्लैनेट की अंतरदशा आएगी, जब भी लाल किताब के हिसाब से उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर देगा, अगर 6 हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो। दूजे बैठे की पहली अवस्था असर 6 पर होता हो। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके हिसाब से 6 हाउस का प्लैनेट असर देगा। सेकंड हाउस में अगर उसका मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहां पर उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है सेकंड हाउस में तो 6 हाउस का प्लैनेट खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। और जो 6 हाउस जो होता है वो, अगर रिश्तेदारी की बात की जाए तो 6 हाउस होता है मामा का घर, मामा खानदान, बुआ का घर, बुआ खानदान, बुआ के बच्चे, लड़की के बच्चे, है ना, मामा के संतानें या मामा की कंडीशन। तो जो भी जिसका भी 6 हाउस कमजोर है, जिसका भी 6 हाउस उसको खराब रिजल्ट दे रहा है, उसको अपने मामा के घर की सेवा करनी चाहिए, मामा से अच्छे संबंध रखने चाहिए, जीजा से अच्छे संबंध जीजा से अच्छे संबंध रखने चाहिए, बुआ के घर से अच्छे संबंध रखने चाहिए। क्योंकि जिस भी कुंडली का 6 हाउस कमजोर होगा उसके मामा की हालत ठीक नहीं होगी, उसके बुआ का भी हाल चाल ठीक नहीं होगा, जीजा की भी कोई ना कोई समस्या रहेगी, क्योंकि 6 हाउस इन सब रिश्तेदारों का है।
खाना नंबर 6 खाली हो तो नंबर 2 और खाना नंबर 12 के ग्रह दोनों ही तरफ के सोए हुए होंगे। इसलिए अगर खाना नंबर 2 में अच्छे ग्रह हों और 12 में भी उत्तम ग्रह बैठे हों तो नंबर 6 को जगा लेना मददगार होगा। अगर 6 हाउस खाली है और सेकंड हाउस में और 12th हाउस में अगर प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है उच्च होके और 12th हाउस में शुक्र बैठा है उच्च होके या केतु बैठा है यहां पर, लेकिन 6 हाउस खाली है, तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप कुंडली देखते रहो कि मेरा चंद्रमा उच्च का बैठा है। 6 हाउस में प्लैनेट होना जरूरी है। तो अगर ये कंडीशन है तो सिक्स नंबर 6 को जगा लेना चाहिए। नंबर 6 कैसे जागेगा? नंबर 6 जागेगा मामा की सेवा करने से। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जो लोग अपने मामा के घर में पले बड़े होते हैं, वो मैक्सिमम लोग जो है ना वो सक्सेस पाते हैं। मैक्सिमम लोग, उनका जीवन बहुत कम ही जो है ना उस तरीके से बीतता है जितने भी लोग मामा के घर में पले बड़े होते हैं। ठीक है। यानी टेबी वाला अगर अपने मामू खानदान या अपने लड़कियों के बच्चों की सेवा करता रहे तो मुनासिब उत्तम फल होगा। या नंबर 6 के ग्रह नंबर 2 व 12 के लिए बिजली की मशीनों को चलने वाला बटन होगा और फौरन असर करवा देगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप मामा के खानदान की सेवा करेंगे, बच्चियों के लड़की के बच्चों को आप पालेंगे या उनको अच्छी परवरिश देंगे, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक बटन की तरह काम करेगा कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, सेकंड हाउस और 12th हाउस के प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे या 6 हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में नंबर 2 के प्लैनेट का हमेशा नेक असर होगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? उम्र मंदी ग्रह खुदवे होगा अगर छवें आ बैठे जो, लाख उपाओ करे न टलता ग्रहफल लिखा जिसको हो। कहने का मतलब अगर 6 हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, वो आपकी सेहत को खराब करेगा, आपकी उम्र को कम करेगा। चाहे जितना आप उपाय करो उसका, तो वो अपने इस रिजल्ट को देना कम कम नहीं करेगा। ग्रहफल लिखा जिसका हो। ग्रहफल मतलब आगे हम पढ़ेंगे ग्रहफल और राशिफल के ग्रह को पढ़ेंगे कि ग्रहफल के आज मैंने एक सारणी भेजी है, इसीलिए मैंने भेजी थी कि उसमें आप देख लो। मैंने ग्रुप पे डाला था, उसमें पूरी डिटेल्स हाँ। लिखी है कि उच्च का ग्रह कौन सा है और नीच का ग्रह कौन सा है, किस हाउस में ग्रहफल का प्लैनेट कौन सा है। ठीक है। राशिफल का प्लैनेट कौन सा है। राशिफल और ग्रहफल के प्लैनेट का लॉजिक क्या है वो हम आगे ग्रामर जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। तो इस घर में जो भी प्लैनेट ग्रहफल का लिखा हुआ है, उसके आप लाख उपाय करेंगे तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अकेला बैठा या हो मुस्तरका बंद मुट्ठी के खानों में, नौ ही ग्रह पाताल में बैठे देखा करें उन तरफों में। यहां पर बैठा हुआ प्लैनेट, जो भी प्लैनेट यहां पर बैठता है, उसका संबंध एक सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है कि उसका संबंध बंद मुट्ठी के खानों से होता है। मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में से संबंध होता है 6 हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का। ठीक है। सिंपल इसको इस तरीके से समझना है। नौ ही ग्रह पाताल में बैठे देखा करें उन तरफों में, 10 पांचवें का दुश्मन जहरी हुक्म राहु का पाता हो, 7 मगर 2 8 दृष्टि फैसला 6 का होता हो। 10 पांचवें का दुश्मन जहरी, मैंने 5th हाउस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5th हाउस और 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपस में जहरी दुश्मन होते हैं, है ना। अब यहां पर क्या है कि अगर 6 हाउस में बैठा कोई भी प्लैनेट है, वो 10वें घर में और 5वें घर में प्लैनेट बैठे हुए प्लैनेट से शत्रुता रखेगा। अगर 6 हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है
10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उससे दुश्मनी रखेगा। 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो 6th हाउस वाला प्लैनेट उससे भी दुश्मनी रखेगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमको राहु की पोजीशन को देखना है, हुक्म राहु का पाता हो। अगर राहु कुंडली में उस समय अच्छी कंडीशन में है तो फिर थोड़ी सी मतलब काम चल जाएगा। लेकिन अगर राहु भी कंडीशन में खराब है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जो जब हम 5th हाउस में जो बात हम लोग कर रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी प्रॉब्लम आएगी। काम धंधा खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि और जो गहरे प्लान बनाना है वो काम नहीं करेगी, बुद्धि कुछ कहेगी, प्लान आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि है और 6th हाउस प्लान बनाना है, गहरे प्लान बनाना, और 10th हाउस हमारा कर्मा है। तो इन सब में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर उस कंडीशन में राहु अगर अच्छा बैठा होगा, अच्छी जगह प्लेस होगा, जैसे 3rd हाउस में राहु बैठा होगा, 6th हाउस में राहु बैठा होगा, तो फिर राहु का दिमाग पॉजिटिव काम करेगा। फिर चाहे जितनी भी ये इस तरीके की कंडीशन बन रही हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ख्याल उसके दिमाग में जरूर आएगा जो इस कंडीशन से वो पार पा जाएगा। ठीक है। साथ मगर 2-8 दृष्टि फैसला 6 का होता हो। अगर कुंडली में 2nd हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तीनों घरों में, 6th हाउस में, 2nd हाउस में और 8th हाउस में, तो जो 6 में बैठे हुए प्लैनेट का फैसला होगा वही 2nd हाउस को और वही 8th हाउस को मानना होगा। मतलब 6 हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के ऊपर डिपेंड होगा कि 2nd हाउस का कैसा रिजल्ट है और 8th हाउस का कैसा रिजल्ट है। अगर तीनों में प्लैनेट बैठे होंगे, 2nd हाउस में, 8th हाउस में और 6th हाउस में, ठीक है। सिवाय सूरज, बृहस्पति और चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, बाकी सब ग्रह इस घर में ग्रह फल के होंगे। अगर यहां पर सूर्य बैठा है, बृहस्पति बैठा है और चंद्रमा बैठा है तब तो उपाय करके उसको सही किया जा सकता है। लेकिन अगर यहां पर अगर और कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका हम डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब ग्रह यहां पर ग्रह फल के कहलाएंगे। ठीक है, ओके। बुध व केतु इस घर या नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की मियाद तक मंदे होंगे, या नंबर 6 के ग्रह का असर बुध, केतु या शुक्र बैठा होने वाले घर में भी जा सकता है। बुध और केतु जब भी इस घर में बैठे हुए होंगे तो ये मंदे नहीं माने जाएंगे। बुध और केतु एक साथ अगर यहां पर बैठे होंगे तो मंदे नहीं माने जाएंगे। केतु अगर यहां पर अकेला बैठा होगा तो वो मंदा असर दे सकता है। लेकिन अगर बुध भी यहां पर अगर बैठा है तो बुध चूंकि उच्च का ग्रह है तो केतु तो अपने आप में खराब हो सकता है, केतु से संबंधित तो चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन बुध से संबंधित चीजें खराब नहीं होंगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि यहां पर बैठे हुए जो भी बैठा हुआ ग्रह होगा, अगर 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसकी उम्र तक ये मंदा रहेगा 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। जैसे यहां पर 6th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल की उम्र होती है 28 साल। ठीक है, तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य 28 साल तक मंदा रहेगा। 28 साल के बाद में उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैसे मंदा रहेगा? सूर्य अगर यहां पर होता है 6th हाउस में तो वो बार बार नौकरी छुड़वाता है। ऐसा इंसान बार बार नौकरी छोड़ेगा और उसी जगह बार बार करेगा।
जैसे जिस इंडस्ट्री में वो नौकरी छोड़ेगा उसी इंडस्ट्री में वो फिर से ज्वाइन करने की सोचेगा, उसी इंडस्ट्री में फिर से वो नौकरी करेगा। शुक्र अगर यहां पर होता है तो वो धोखेबाज होता है, मतलब वो अपने पार्टनर के साथ में धोखा कर सकता है। वीनस यहां पर उसको वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, वफादार नहीं होता है अपने अपने पार्टनर के प्रति। वीनस जिसका भी यहाँ पर 6 हाउस में बैठा होता है। सैटर्न अगर यहाँ पर 6 हाउस में बैठा होगा, सेकंड हाउस में जो भी स्त्री ग्रह बैठे होंगे जैसे चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ, उनको वो बर्बाद कर देगा। चंद्रमा बैठा होगा 6 हाउस, शनि 6 हाउस में बैठा होगा, चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा होगा, तो माँ, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया सब खराब। शुक्र अगर बैठा होगा तो अपना जीवन साथी संबंध ना बना पाना, चेहरे पे नूर ना होना, और खुद किसी चीज का जोश ना होना, ये सब उस इंसान के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। बुध राहु अगर यहां पर होंगे तो वो अच्छे माने जाते हैं, और बुध राहु जब भी 6 हाउस में होंगे तो वो कभी भी मुट्ठी के खाने जो 1, 7, 4, 10 हैं, इन पर कभी बुरा असर नहीं डालेंगे, क्योंकि 6 हाउस का संबंध जो है ना वो मुट्ठी के खानों से भी होता है। तो बुध राहु जब भी यहां पर होंगे तो वो 1, 7, 4, 10 में वो कभी बुरा असर नहीं डालेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया कि 6 हाउस और 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, 6 हाउस वाला प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की उम्र तक मंदा असर देगा, खराब असर देगा, उसके बाद में अच्छा असर देगा। जैसे यहां पर चंद्रमा है 6 हाउस में, 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो 48 साल प्लैनेट की आप एज लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको। बृहस्पति की उम्र है 16 साल, सूर्य की उम्र है 22 साल, चंद्रमा की उम्र है 24 साल, मंगल की उम्र है 28 साल, राहु की उम्र है 42 साल, तो 42 कितना होता है? 42, शनि की उम्र है 36 साल, शुक्र की उम्र है 25 साल, और केतु की उम्र है 48 साल। सारे प्लैनेट हो गए। एक बचा मरकरी, उसकी उम्र है 34 साल। ठीक है। नंबर 6 में बैठा हुआ शनिचर उल्टा नंबर 2 को देखता है। वैसे हमेशा सेकंड हाउस की दृष्टि 6 हाउस पर जाती है, लेकिन 6 हाउस में अगर शनि बैठा होगा तो वो उल्टी दृष्टि से 6 हाउस को देखता है, सॉरी, उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है अगर सैटर्न यहां पर बैठा होगा। ये सिर्फ एक कंडीशन है शनि की, सॉरी। सर सॉरी मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था। शनि का क्या है सर? सैटर्न वैसे सेकंड हाउस से दृष्टि जाती है 6 हाउस पर, लेकिन अगर शनि 6 हाउस में बैठा होगा तो शनि उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा। ओके, तो सेकंड हाउस के रिजल्ट भी देगा मतलब। हाँ, मतलब सेकंड यहां पर कोई भी प्लैनेट उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को नहीं देखता है, सिर्फ सैटर्न देखेगा। आवाज जहां से आ रही है वो म्यूट कर ले। नंबर 6 में सूर्य या चंद्र होने के वक्त मंगल नंबर 4 का मंगल अब मंगल बद ना होगा। कल की क्लास में हमने बताया था ना मंगल 4 में कितना प्रॉब्लमैटिक होता है, माँ के खानदान पर, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन अगर
सिक्स हाउस में सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी है, उस कंडीशन में फोर्थ हाउस का मंगल कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। नंबर 6 में ऊंच ऊंच माने हुए ग्रह बुध राहु कभी मंदे ना होंगे, और ना ही बंद मुट्ठी के घरों या नंबर 2 पर मंदा असर देंगे। अगर यहां पर कुंडली में बुध और राहु सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये अपना असर, निगेटिव असर केंद्र हाउसेस में नहीं देंगे एक साथ 4-10 में, और ना ही पैसे और फैमिली के ऊपर कोई फर्क आएगा। मतलब सेकंड हाउस पर भी कोई भी नेगेटिव असर नहीं आएगा। ये था सिक्स हाउस। सिक्स हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस है, अगर यहां पर पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, अच्छे प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट इंसान को अमीर भी खूब बनाते हैं, बहुत पैसे वाले बनते हैं ऐसे लोग। और खासकर मंगल अगर इस हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोग बड़ी बड़ी मैनेजरियल पोस्ट पे जाके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है। और चंद्रमा अगर यहाँ पर हो, तो ऐसे इंसान को कभी भी पानी का, दूध का दान नहीं करना चाहिए। सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है, तो अगर ऐसे लोग, जैसे नहीं लोग घरों के बाहर प्याऊ लगवा देते हैं, घड़ा रख देते हैं, या नल लगवा देते हैं कि लोग आए पानी पिए, है ना, अगर चंद्रमा सिक्स हाउस वाला अगर इंसान ऐसा करता है, तो जैसे जैसे उसके घर का पानी निकलेगा, वैसे वैसे उसका पैसा धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मेरा दूसरा, छठे में। ऐसे लोग जो आपने देखा होगा पंजाब वगैरह में, संजीव जी, कि ट्यूबवेल लोग लगवाते हैं लोगों के घर मतलब लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए, हर जगह, सिर्फ पंजाब में नहीं, हर जगह। लेकिन अगर जिस इंसान का चंद्रमा सिक्स हाउस में है, और अगर उसने दूसरे को खेतों में सिंचाई देना मतलब जारी रखा, उससे पैसे नहीं लिए, फ्री में उनको अगर पानी दिया, तो धीरे 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 वो तबाह होता चला जाएगा, उसके पास में पैसे वगैरह की कमी होती चली जाएगी। तो सिक्स हाउस में चंद्रमा हो, तो उसको कभी भी पानी का दान नहीं करना चाहिए, और जब 12th हाउस में चंद्रमा हो, तो उसको फ्री में विद्या का दान नहीं करना चाहिए। शबील भी नहीं लगानी चाहिए फिर उसको, तो जैसे शबील वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ उसको वहां भी नहीं लगाना चाहिए फिर, इसका मतलब। क्या श- चीज? शबील समझ, तो जैसे कि वो पानी दानी हो गया, जैसे गर्मियों हाँ में हाँ, लोग बिल्कुल लगा नहीं देते नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दूध और पानी का फ्री में किसी को दान नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि घर में कोई आया, उसको पानी पिला दिया, वो चाय अलग पिला दी, बात। दूध पिला दी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म। जो घर के बाहर जो इस तरीके से लोग पानी बांटते सेवा, हैं, सेवा करते हैं, जो लंगर हाँ लगाते हैं। बिल्कुल, वो चंद्रमा सिक्स हाउस वाले को नहीं करना चाहिए। सर हम्म। 8th हाउस में तो यही होता है चंद्रमा का। क्या हुआ, किसने कुछ बोला किसी ने? सर 8th हाउस में भी तो यही कहते हैं कि दूध का दाम नहीं देना चाहिए, पानी का दाम नहीं। नहीं नहीं नहीं, एर्थ हाउस में नहीं, सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस में दूध का दान और इसका दान नहीं करना चाहिए, पानी का। और 12th हाउस में अगर चंद्रमा है, तो विद्या का दान, उसको फ्री में विद्या किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है। बाकी स्लाइड में मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिख ही दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। लगभग लगभग सारा ही लिख दिया है, समझाते हुए एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस राशि यहाँ पर वीनस की है, शुक्र रूल करते हैं इसको, और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, मालिक शुक्र है, पक्का घर शुक्र और बुध दोनों का है, उच्च यहाँ पर शनि होते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा है आपका गृहस्थी चक्की, मतलब खाना नंबर 7, गृहस्थी चक्की। गृहस्थी कैसे चलानी है, ये सेवेंथ हाउस बताएगा। तो जिसके भी अच्छे प्लैनेट यहाँ पर होते हैं, शुक्र से अगर शुक्र के मित्र ग्रह अगर यहाँ पर होंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। क्या लिखा हुआ है? आकाश, जमीन, दो पत्थर सातवें, रिजक अक्ल की चक्की हो। आकाश मतलब बुध, आकाश खाली होता है ना,
तो इसी तरह बुध को भी गोलाई में खाली माना जाता है। तो आकाश मतलब बुध, जमीन मतलब शुक्र। जो भी खेती की जो जमीन होती है ना, वो हमेशा वीनस की मानी जाती है। और जितनी भी बंजर टाइप की जमीन होती है ना, वो जिसपे मकान वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जो खेती के प्रयोग में नहीं आती है, वो मार्स की जमीन मानी जाती है। और जिन जमीनों पे कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है, वो सैटर्न की जमीन मानी जाती है। और जिसपे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस हब्स वगैरह बनते हैं, वो वहां पर बुध का टच आ जाता है उस जमीन में। ठीक है, तो खेती वाली जो जमीन होती है वो वीनस से संबंधित होती है। तो आकाश, जमीन, दो पत्थर साथ में, सेवेंथ हाउस में बुध और शुक्र, ये दो प्लैनेट यहां पे होते हैं, जिसको आकाश और जमीन बोला गया है। और यही दोनों मिलकर रोजी कैसे कमानी है, व्यापार कैसे करना है, और अपने लाइफ पार्टनर की जो पार्टनरशिप होती है, जो वाइफ के साथ में जो गृहस्थी चलाई जाती है, उसकी अक्ल ये दो प्लैनेट देते हैं, बुध और शुक्र। दोनों घुमावे कीली लोहे की, घर आठवें जो होती हो। भाई आपने वो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, आपने देखा होगा जो ऊपर वाली जो चक्की होती है वो घूमती है, नीचे वाला जो पत्थर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसके बीच में एक कीला लगा होता है लोहे का, है ना, वो शनि है। शनि यहां पर उच्च का माना जाता है। तो ऊपर का पत्थर हो गया आपका बुध, नीचे का पत्थर हो गया शुक्र, और इन दोनों को चलाता कौन है? शनि, लोहे की कील। शनि। मतलब सैटर्न यहां पर आ, व्यापार की भी और शादीशुदा जीवन की भी नींव बनता है, क्योंकि सैटर्न के अंदर ही वो पावर है कि किसी भी बिजनेस में क्या डिसीजन हमको लेना है, डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना है कि किसी का भला करना है, हमको झूठ बोलना है, हमको यहाँ पर किसी के साथ में दगाबाजी करनी है, चालाकी करनी है, ये सब शनि करवाता है। जिसका भी शनि अच्छा होगा वो इंसान चुस्त होगा, चालाक होगा, वो कभी भी गलत काम करने में पीछे नहीं हटेगा। अपना अगर उसको फायदा हो रहा होगा ना, तो दूसरों के साथ में मतलब डिप्लोमेटिक वे में उसको पागल बना के भी जो है ना अपना काम चला लेगा। तो इसीलिए सेवेंथ हाउस में, क्योंकि रिजल्ट कमाना, व्यापार करना आसान तो है नहीं, दुनिया भर के लोगों का चैलेंज हमको सामना मतलब करना पड़ता है व्यापार में। कई लोगों से हमको जूझना पड़ता है, किस किस तरीके से हमको प्लान बनाना है, क्या करना है, वो सब शनि करवाता है। इसीलिए सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का माना जाता है। और जिसका शुक्र अच्छा होता है, तो फिर तो वो अपनी गृहस्थी भी अच्छी चला लेता है। झूठ बोल के, सच बोल के, जो भी इंसान अपनी मैरिड लाइफ में सच बोलता है ना हमेशा, अपनी वाइफ से, या जो भी उसका प्रेमी है, या जिसके साथ में भी वो अपनी गृहस्थी चला रहा है, वो जितना वो सच्चा होता है ना, उतनी उसकी गृहस्थी खराब होती है, उतना ही उसका शुक्र खराब होता है। लेकिन जो इंसान अ, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को अच्छा चलाने के लिए बाहर वो दूसरों के साथ में भी सुख भोगता है, और अपने पार्टनर को भी झूठ बोल के, मना के, डिप्लोमेटिक वे में उसको, फैमिली को एडजस्ट किए रहता है, अपनी गृहस्थी को चलाता रहता है, उसका शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र जिसका अच्छा होगा उसको अपने घर का भी सुख मिलेगा, और अगर वो बाहर का भी सुख लेना चाहेगा तो वो भी मिलेगा उसको, और गृहस्थी उसकी आसानी से चलती रहेगी। जिसका वीनस अच्छा होगा, जिसका बुध अच्छा होगा इस हाउस में, बुध को इस हाउस में बोला जाता है पारस। मतलब बुध के साथ में इस हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेगा, बुध उसको बहुत अच्छा कर देगा। बुध तो यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता ही देता है, बहुत, मतलब वो एक नंबर का व्यापारी होगा, उसके कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होगी। अगर ऐसे लोग वकालत पेशे में जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बुध जिनका भी सेवेंथ हाउस में होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, दिमाग से काम किए जाने वाले काम जितने भी होते हैं, बुध सेवेंथ हाउस उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो शनि यहां पर बुनियाद है,
और बुध और शुक्र ये दोनों पत्थर हैं जो उस चक्की को चलाते हैं, और सैटर्न हमेशा सपोर्ट में रहता है इसके। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, आकाश जमीन दो पत्थर सातवें, रिजक अक्ल की चक्की हो, दोनों घुमावे कीली लोहे की, घर आठवें जो होती हो। घर आठवें जो होती हो का मतलब ये हुआ कि आठवें घर का जो कारक ग्रह है वो है सैटर्न, शनि का सैटर्न। घर है वो। ठीक है, तो आठवें घर की पोजीशन भी डिपेंड करेगी सातवें हाउस के रिजल्ट को जानने के लिए। एट्थ हाउस में पहले जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसकी सिचुएशन हमको देखनी पड़ेगी, तभी हमको सेवेंथ हाउस के रिजल्ट पूरी तरीके से मिलेंगे। फिर क्या लिखा है कि घर पहले के खाली होते, सातवां फौरन सोया हो। सेवेंथ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा होगा, अगर फर्स्ट हाउस खाली होगा तो सेवेंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट सोए हुए कहलाएंगे। ठीक है, सोए होने का मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं। रिजल्ट कब मिलेगा? जब उसकी उम्र आएगी उस प्लेनेट की, तब फिर वो रिजल्ट देना शुरू करेगा, नहीं तो वो तब तक सोए हुए ही कहलाएंगे। ठीक है, 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया। जब भी एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट वर्ष फल में सेकंड हाउस में आएगा, तो ये कब आता है? 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में ये पहली बार आता है। एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड हाउस में 5 साल बाद आता है। इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 5 साल बाद डिसाइड होता है कि इस बच्चे का दिमाग कैसा है, ये तेज है कि बुद्धू है कि कैसा है। 5 साल बाद ही उसका दिमाग सामने वाला पढ़ पाता है, उसके पहले नहीं समझ में आता है कि ये बच्चा कैसा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया। तो आठवें में बैठा हुआ प्लैनेट 5 साल बाद सेकंड हाउस में आता है। दोस्त शुक्र हो घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना है, बुध बराबर चक घुमरान साथी हत्ते को जाना है। कहने का मतलब यह है कि इस हाउस में, सेवेंथ हाउस में शुक्र के अगर दोस्त ग्रह बैठे होंगे तो वो इंसान आसानी से पैसे कमा सकता है, आसानी से व्यापार कर सकता है, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सकता है, सेवेंथ हाउस के रिजल्ट को बहुत आ, अच्छे से वो निकाल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र के दुश्मन ग्रह बैठे होंगे तो फिर सेवेंथ हाउस वीक हो जाएगा। जो भी पत्थर गड़े हुए होते हैं जमीन के अंदर वो हमेशा शत्रु माने जाते हैं, और जो घूमते हुए पत्थर हैं, जो बाहर रखे हुए पत्थर हैं, उनको हमेशा मित्र की श्रेणी में माना गया है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह है ये डिपेंड करती है शुक्र के ऊपर। जैसा शुक्र हो वैसा ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। निचला पत्थर जो होता है ना उस शुक्र को माना जाता है। तो जैसा कुंडली में शुक्र होगा उसी तरीके का आपको सेवेंथ हाउस का रिजल्ट मिलेगा। जैसे शुक्र अगर पीड़ित हो रहा है किसी भी हाउस में कहीं पर बैठा, तो फिर सेवेंथ हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, आपकी गृहस्थी अच्छी नहीं चल सकती है, आपके चेहरे पर वो नूर नहीं रहेगा। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र जो है ना व्हाइट सेल्स है हमारी बॉडी की, मंगल है रेड सेल्स, शुक्र है व्हाइट सेल्स। और व्हाइट सेल्स ही जो है ना औरत के अंदर अच्छे अंडे का निर्माण करती है और आदमी के अंदर अच्छे वीर्य का निर्माण करती है, व्हाइट सेल्स। तो जिस भी इंसान के व्हाइट सेल्स अच्छे होते हैं उसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ये कौन विकसित करता है? ये वीनस विकसित करता है। तो वीनस की स्थिति ये सब डिसाइड करेगी कि आप के चेहरे पर नूर कैसा है, आपके अंदर बॉडी की अंदरूनी ताकत कितनी है, आपके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन कितना है, सब वीनस बताएगा। ठीक है, इसीलिए सेवेंथ हाउस जो होता है ना वो डेली इनकम का भी होता है। अगर कुंडली में वीनस अच्छा है, बुध भी अच्छा है, तो आपकी डेली इनकम भी अच्छी रहेगी।
जैसा शुक्र हो वैसा ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। बाकी असर ग्रह अपनो अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। मतलब वीनस का जो साथी होगा वो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा यहाँ पर, और बाकी जो ग्रहों का जो असर होगा वो अपना अपना असर होगा जिस हालात में वो यहाँ बैठा होगा। 2 से ज्यादा घर सातवें में स्त्री ग्रह नर होते हैं। उसूल मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं। लाल किताब ये कहना चाहती है यहाँ पर, अगर 7th हाउस में स्त्री ग्रह के साथ में, स्त्री ग्रह कौन सा हुआ? स्त्री ग्रह हुआ चंद्रमा और शुक्र। स्त्री ग्रहों के साथ में 2 से ज्यादा नर ग्रह होंगे। नर ग्रह कौन हो गया? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्त्री ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं वो भी नर ग्रह का काम करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, किसके साथ में? सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, बृहस्पति के साथ में। ठीक है, अब यहां पर सूर्य बैठ गया है तो इसका मतलब 7th हाउस खराब हो गया। 7th हाउस अगर खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी ये नेगेटिव हाउस है, चंद्रमा भी खराब हुआ है। तो हम यहां पर कहेंगे कि उसके माँ के ऊपर बैड इफेक्ट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाल किताब क्या कह रही है कि चंद्रमा, कोई भी स्त्री ग्रह अगर 7th हाउस में होगा नर ग्रहों के साथ में, तो वो स्त्री ग्रह भी नर ग्रह का काम करेगा। कहने का मतलब अब ये असर उसकी मां के ऊपर नहीं आएगा, उसके पिता के ऊपर आएगा। इस योग का असर, इस प्लेसमेंट का नेगेटिव असर उसकी मां के ऊपर ना आके उसके फादर के ऊपर आएगा। जैसे यहां पर शुक्र बैठा हो, सूर्य बैठा हो, शुक्र बैठा हो और बृहस्पति बैठा हो। सूर्य और शुक्र के आने से शुक्र खराब हुआ, तो इस शुक्र का खराब होने का असर उसकी पत्नी पर नहीं आएगा, उसके खुद के ऊपर आएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अमूमन स्त्री ग्रह स्त्रियों पर असर करते हैं और नर ग्रह मर्दों पर, मगर जब खाना नंबर 7 में 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा ग्रह हो तो स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनना चाहिए। मसलन चंद्र नंबर 7 में किसी और 2 ग्रहों के साथ बैठा हो तो मिलावट या दृष्टि से जो भी असर खाना नंबर 1 या 7 में बैठे हुए ग्रहों का चंद्र पर हो सकता है, वही असर नर ग्रह यानी बृहस्पति पर लेगा। या यूं कहो कि अगर कोई असर चंद्र पर हो रहा हो तो माता पर होता हुआ मालूम होगा, लेकिन अब वो असर माता पर ना होके बृहस्पति पर, मतलब उसके पिता पर असर होगा। वो यही चीज यहाँ पर लाल किताब में डिटेल में लिखा है, समझाया है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये हो गया 7th हाउस। 7th हाउस इतना ही है। और यहाँ पर सूर्य के साथ में शुक्र अगर आ जाता है तो राहु खराब हो जाता है। शुक्र के साथ में अगर मंगल होगा तो ऐसा इंसान थोड़ा सा डिमांडिंग ज्यादा हो जाता है। और अगर शुक्र के साथ में जुपिटर होता है तो ऐसा इंसान डिमांडिंग भी हो जाता है और डिप्लोमेटिक भी हो जाता है। शुक्र और गुरु की युति अगर है कुंडली में, तो इसी तरह का नेचर होगा उस इंसान का। कहते नहीं है कि दुनिया के सामने वो अपने आप को गुरु दिखाएगा, लेकिन उसके अंदरूनी हिस्से में जो है ना वो वीनस की गुण भरे हुए होंगे। इस तरह की सिचुएशन बनती है। जल्दी शादी भी हो जाती है, थोड़ा सा अट्रैक्ट रहता है वो फीमेल्स की तरफ। 7th हाउस में इतना ही लिखा हुआ है, यदि फीमेल प्लैनेट किसी प्लैनेट के साथ यहाँ युति में है, अगर बैड इफेक्ट आएगा तो मेल कुंडली पर आएगा। बाकी 7th हाउस और 6th हाउस मैंने आपको समझा दिया। कुछ पूछना हो तो पूछे। 2-2 हाउसेस करेंगे, तीसरा हाउस ज्यादा हो जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा। सर जैसे आपने ये उम्र बताई है, हम्म।
ग्रहों की हम्म। उम्र का कैसे पता चलेगा? जो इंसान की उम्र है वो या ग्रहों हाँ की हाँ, उम्र? इंसान की उम्र की बात हो रही है। 16 साल अगर उसकी उम्र होगी तो जुपिटर काम करेगा, 22 साल हाँ। होगी तो सन, 24 साल होगी तो मून, उसकी हम्म। जैसे वो दशा होती है जहाँ वो ऐसे कुछ है ना। बिल्कुल ओके। बिल्कुल, ये इंसान की उम्र है। तो फिर 48 के बाद गेम ओवर। क्या चीज? 40, क्योंकि सबसे ज्यादा शनि की है ना 38, सॉरी 48 केतु, सॉरी। देखिए, ये जो उम्र है ना, ये लाल किताब के अनुसार ये पहले चक्र की उम्र है। अच्छा जी, जैसे हाँ हाँ। पहला 35 वाला चक्र जो चक्कर, होता है हाँ। ना, 35 साल चक्कर होता है, 35 समझ गया। साल में ये जो है ना, ये उम्र डिसाइड हो रही है। उसके बाद में जब दूसरा 35 साल के बाद में उम्र का चक्कर जब घूमेगा, वो तो फिर दूसरा, से हाँ। वही होगा। समझ गया, समझ गया, वो देखी थी आपकी वीडियो मैंने, हाँ। हाँ बिल्कुल। हम्म। तो अभी हम लोग आगे उसको 35 साल चक्कर भी पढ़ेंगे, कैसे क्या किस तरीके से काम करता है, लाल किताब की जो दशाएं होती हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो ग्रामर पूरी पड़ी हुई है, अभी ग्रामर आप लोगों को पढ़ाई नहीं है मैंने। हाउसेस सर स्टार्ट किया है, 50 हाउस के खत्म बाद, हो उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर, बीच बीच में जहां जहां जरूरत होगी। हम्म। सर 50 के बाद कैसे ये होगा, ये क्या जो चीज एज में? आपने बताए हैं, 50 के बाद, 50 एज के बाद में, आपने 50 के बाद 48 में, तक हाँ। बताया, हाँ 50 के बाद में ना, 50 के हाँ, बाद 50 मैंने के वही तो बाद, आपको बोला, वही मैंने अभी बताया कि 35 साल हाँ जो है ना, पहला चक्र खत्म होता है लाइफ का। 35 साल के बाद में हम्म, फिर रिपीट होगा, 35 साल के बाद में फिर वही 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 आ जाएगी सिचुएशन कि फिर से जुपिटर की उम्र स्टार्ट होगी। फिर 22 साल तक सूर्य की उम्र चलेगी, 24 साल तक चंद्रमा की उम्र चलेगी। ठीक है। जो आदमी 100 साल के ऊपर चला जाता है ना, तो वापस उसको केतु की भी उम्र उसको फिर से मिल जाती है 48 साल बाद। लेकिन मैक्सिमम आदमी को दो ही चक्कर मिलते हैं, तीसरा चक्कर अब नहीं मिलता किसी को। और जिनको भी तीसरा चक्कर मिलता है ना, उनका उनकी कुंडली जो है ना उनसे मैच नहीं करती, वो योगी हो जाते हैं फिर। उनका भी चक्कर खराब हो जाता है। हाँ, किसी भी जो सन्यासी होगा, जो भी सन्यासी होता है, जो योगी महात्मा होते हैं, उनकी कुंडली उनसे मैच नहीं करती। उसका रीजन ये होता है कि वो प्लैनेट की सोच से, प्लैनेट की एनर्जी से बहुत दूर जा चुके होते हैं। उनको उनको लाभ हानि इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, उनके लिए मतलब सब नहीं। कुछ बराबर होता है। तो इसलिए जो है ना, उनकी कुंडली उनसे मैच नहीं करती है, जितने भी सन्यासी टाइप के इंसान होते हैं। और आप भी अगर इस टाइप के इंसान बन जाओ, लाभ हानि मृत्यु दुख तकलीफ सबसे मतलब रखना बंद कर दो, मतलब प्लैनेट की एनर्जी से अपने आप का कनेक्शन खत्म कर दो, आपकी कुंडली आपसे मैच नहीं करेगी। भाई कुंडली को देख के ही तो हम डिसाइड करते हैं कि ये आदमी कितना लालची है, ये आदमी के अंदर डिजायर कितनी है, ये आदमी काम कैसा कर रहा है, इस आदमी के पास में पैसा है। अब अगर आप टोटली अपने आप को बदल लो, ना हमारे अंदर किसी चीज की डिजायर हो, ना ही हमको लाभ हानि की इच्छा हो, ना ही किसी के प्रति प्रेम हो, एक सामने वाले की भी उतना ही प्रेम और एक अपनी बीवी से भी उतना ही प्रेम, एक सामने के जो छोटा बच्चा आ रहा है उससे भी उतना ही प्रेम, उतना ही अपने बेटे से भी प्रेम, लगाव ही खत्म हो जाए, तो फिर वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो हमारा भी चार्ट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना, क्योंकि प्लैनेट की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमेशा हावी होती है। और इस चीज से जो मुक्त हो जाता है, वही फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए केतु जिसका भी 12th हाउस में होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं मोक्ष के, क्योंकि वो सब दुनिया देख चुका होता है और लास्ट में सबसे कनेक्शन को तोड़ देता है। अगर केतु 12th हाउस में, 12वें में हो 12th हाउस में, भगवान तो श्री उसमें राम कहीं की ना कहीं कुंडली में भी केतु 12th हाउस में है। तो केतु 12th हाउस में जिसका भी होता है ना, वो या फिर वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, और या फिर बहुत बड़ा यश होता है। सर केतु, आपके पास है क्या भगवान राम की कुंडली? हाँ एक भगवान बार राम की कुंडली मैंने देखी है एक दो जगह, मेरे ख्याल से अगर होगी। होगी तो सर एक बार उसके ऊपर एनालाइज करेंगे सर। नहीं बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको वो जब हो गया, रावण का हो गया सर, रावण भगवान का हो राम गया। की कुंडली को एनालाइज करेंगे, तो उस आप, मैं बताता हूँ कुछ प्लेसमेंट मुझे याद है भगवान राम की कुंडली की। भगवान राम की जो कुंडली है ना, वो कर्क लग्न की है। ठीक है। अच्छा। और कर्क लग्न में उनका जो जुपिटर है ना, वो जी। लगन में बैठा हुआ है उच्च का। अच्छा। कर्क राशि में जो जुपिटर होता है वो उच्च का माना जाता है, हम्म। वो लगन में बैठा है।
लेकिन वो किस हाउस को रूल कर रहा है? वो 6 हाउस को रूल कर रहा है। 6 हाउस किसका होता है? शत्रुओं का। अब आप अंदाजा लगाओ भगवान राम का शत्रु कितना पावरफुल था। वो तो है। शत्रु प्लैनेट जो 6 हाउस को रूल कर रहा है, वो उच्च का होके बैठा हुआ है भगवान राम की कुंडली में, लगन में। सोचो वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा, कितना पावरफुल उनका शत्रु था वो। 6 हाउस का प्लैनेट उच्च में बैठना, इसका मतलब आपको शत्रुता भी जो है ना, कोई छोटे मोटे इंसान से नहीं है। फिर आपके लिए आप ऐसे आदमी से शत्रुता करेंगे कि वो आपकी बैंड बजा देगा। जिसकी भी कुंडली में ऐसा प्लेसमेंट है, वो तो ईश्वर थे, वो तो भगवान थे, है ना। तो वो भी अपना चार्ट, क्योंकि वो मनुष्य योनि में आए थे, इसलिए उनका भी जो जीवन रहा ना, वो कुंडली के हिसाब से चला। जी। उनके 4th हाउस में सैटर्न है, शनि बैठा हुआ है 4th हाउस में। तकलीफ उनको किससे मिली? मां से मिली। जहां पर शनि की प्लेसमेंट होती है, वहां उस हिस्से से इंसान को तकलीफ मिलती है। तकलीफ किस टाइप की? शनि जो होता है ना, वो मजबूती का कारक होता है। जिस हाउस में बैठता है ना, उस हाउस की केयर करता है आपकी। और जो हाउस आपका मजबूत होगा ना, तकलीफ भी उसको वहीं से ही मिलेगी, क्योंकि उसको छोड़ नहीं पाएगा ना वो। तो सैटर्न 4th हाउस में भगवान राम की कुंडली में है, तो उनको जो भी वनवास का, उनको वो राज तिलक उनका होने वाला था। ठीक है, उनको 4th हाउस राज सिंहासन का भी होता है। तो जी। जब उनका राज सिंहासन होने वाला था, उसी टाइम उनकी माँ का रोल सामने आया और राज सिंहासन की जगह उनको वनवास हो गया। तो यहां पर सिर्फ सैटर्न का रोल था। सैटर्न से ही उनको राज सिंहासन भी मिलने वाला था, और सैटर्न से ही उनको वनवास हो गया। ये दो तरफा चाल होती है शनि की, इसीलिए इंसान परेशान हो जाता है, समझ ही नहीं पाता है क्या तो हुआ। सर, तो ये कहाँ तक बात सच है कि रावण ने सारे ग्रहों को बांध दिया था, पहली बात। और आप जैसे बता रहे हैं कि जो ग्रहों से ऊपर हो जाता है वो योगी बन जाता है, हम्म। तो फिर उसको, रावण को तो ये सब लगना ही नहीं चाहिए था सर, ग्रह वगैरह तो सब देखो, लगना ही नहीं। नहीं नहीं, जो रावण था ना, वो रावण कोई योगी था, लेकिन वो जो है ना, वो ये भी तो देखो कि वो राक्षस था। वो जो है हर चीज का वो सुख भी भोगता था। सीता जी का हरण उसने क्यों किया? उसने सीता जी का हरण इसलिए किया ना कि उसने दूसरे की पत्नी को देख के उसको लालच आ गया। उसके अंदर इच्छाएं थी, उसके अंदर ग्रीड थी। तो था वो ज्ञान से योगी था, लेकिन उसके अंदर लालच और ये सब भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था, वो बहुत घमंडी था वो। तो वो ग्रहों से कनेक्शन उसका खत्म नहीं हो सकता है। ग्रह तो उसने जी। इसलिए कंट्रोल में किए थे ना, क्योंकि जब उसने अपना बेटा पैदा करना था तो वो अमर पैदा करना था, तो शनि जी ने अपनी दिशा बदली थी। ऐसा उसने, सुना है। हाँ, उसका मतलब कहना यह था कि मैं जब मेघनाथ जब पैदा हुआ था, तो ऐसा मानते हैं कि उसने क्या किया, सारे प्लेनेट को उठा के जो है ना 11th हाउस में मेघनाथ के प्लेस कर दिया। लेकिन सैटर्न ने वहां पे भी अपनी चाल चल दी, और उसने चाल अपनी देखना, टांग जो है ना, वो एक 12th पाँव। हाउस में डाल दी, है ना। तो इस वजह से मेघनाथ का भी वध हुआ, नहीं तो लेकिन लाल किताब तो यहाँ वो भी जुटला देती है। लाल किताब तो ये भी कहती है कि 11th हाउस में जितने प्लेनेट हो गए, इंसान उतना ही दुखी रहेगा। और इसका अभी जब हम 11th हाउस को पढ़ेंगे, तब आप देखिएगा कि क्या क्या कंडीशन होगी। सर, रावण का कोई रोल है क्या लाल किताब में? सुनने में आया है कि पहले वो दुबई गई थी, दुबई से फिर इधर आई, इधर से रावण का भी कुछ स्टेटस बदला, फिर वो किसी और ने ट्रांसलेट किया उसको। कहानियां है सर सब ये। तरह तरह की कहानियां हैं, उससे क्या मतलब बनता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना लाल किताब सब्जेक्ट हमको आना चाहिए, मजबूत हो जाए, है ना। और नहीं, बाकी ऑथेंटिसिटी दिखाता है ना सर, जिस आदमी का हाथ होता है उसमें, हम्म। वो उतना उसका वैल्यू बढ़ती है कि अगर देखो, उसने लिखा, देखो, रिसर्च किया होगा। रावण जो था ना, वो ज्ञानी तो था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसने इतनी